हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज एनसीईआरटी का सेकेंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी 9th का है, सिविक्स का, और ये टीआरई 4 से जो लोग पॉलिटिकल साइंस या टीजीटी देना चाहते हैं 9th-10th, या जो लोग पीजीटी, एलटी ग्रेड मेंस, जीआईसी या कोई भी अन्य एग्जाम या यूपी टेट भी देना चाहते हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र क्या और क्यों। आज का हम लोग का यही है टॉपिक, लोकतंत्र क्या और क्यों। तो स्टार्ट करते हैं। परिचय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, प्राचीन भारत में लोकतंत्र का विस्तार कैसा हुआ और प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था। यह हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाकर पिछले 2 वीडियो है वो देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि एवं आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, और इस अध्याय में हम यह भी जानने के प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र का सही परिभाषा क्या हो सकती है। इसकी शुरुआत हम लोग बहुत ही सरल परिभाषा से करेंगे और हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की न्यूनतम विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी हम जानेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे और अंत में लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में आए तर्कों के साथ आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र के व्यापक अर्थ पर आएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या है। तो शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। पहले हम बताए हैं, एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। कुछ सरकारें वैसे भी होती हैं जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्ता पलट, पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती हैं, और ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। विश्व के कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जिन्हें जानने के बाद हम लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर पाएंगे। आगे देखिए, हम कुछ उदाहरणों के साथ इस तरह की सरकारों की कार्यप्रणालियों पर बारी बारी से विचार करें। सर्वप्रथम हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया, जिससे कि व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी एवं गड़बड़ियां की गई। 2002 में उन्होंने संविधान को बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली हो गया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रही। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें आसफ अली जरदारी राष्ट्रपति एवं यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने।
इस प्रकार वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी उनके समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी। अगर हाल ही में देखा जाए तो इरफान, वहां के जो पीएम थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया और उसके बाद फिर से वहां पे लोकतंत्र के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। स्पष्ट है कि हम परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उनका चुनाव नहीं किया। शासन के लिए अंतिम फैसला लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों पर की, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए। ये कहने का, और ऐसे जितने भी अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जिसमें पाकिस्तान क्या नाम लिया, हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। यहाँ भी परवेज मुशर्रफ जो थे, 1999 में कारगिल का युद्ध होता है और भारत पे पहले हमला करता है, और जब हारता है तो वहां पे तख्ता पलट कर देता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, विश्व के प्रायः सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्था में ऐसी ही होता है। नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था भी थी, जहाँ शासक द्वारा चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यह भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। यानी कि देखिए, शासन विश्व के प्राय सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है। नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहां शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यह भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी, यहाँ भी आम शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। 3 प्रकार के शासन संचालन होते हैं, 3 प्रकार से, एक राजशाही, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। कौन सा बेहतर है? तो आधुनिक समय के लिए सबसे बेहतर कोई है शासन व्यवस्था तो है लोकतंत्र। इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बेहतर शासन व्यवस्था है। देखिए आगे, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनाने वाले चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती है। चीन की संसद के लिए प्रति वर्ष 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। चुनाव लड़ने वाले पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, इसलिए देश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी न होकर कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है। चीन में क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य 2 लोग ही चुनाव लड़ते हैं, इसके ही 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, और जो लोग इसमें से जीतते हैं, ये जीते चाहे ये जीते, ये जाके राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति को चुनते हैं। और राष्ट्रपति किस पार्टी से होता है? ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही राष्ट्रपति होता है। यानी कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही होते हैं। कोई भी जीते तो जाके राष्ट्रपति इसी पार्टी के सदस्य को चुन देगा। तो हाँ, जनता की कहाँ से पूछा जा रहा है? जनता का कुछ है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे। हमने पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सरकारों के तौर तरीकों को देखा। अब हम भारत एवं ब्रिटेन की सरकार के तौर तरीकों को देखेंगे। भारत एवं ब्रिटेन में सरकार का निर्माण चुनाव के माध्यम से होता है। इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अपना वोट या मत देते हैं। इस तरह के चुनाव में जिससे सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होता है वे चुनाव जीत जाते हैं। वे देश के लोगों के प्रतिनिधि कहलाते हैं और वे लोग ही सरकार का निर्माण करते हैं और शासन संचालन में भागीदारी करते हैं। जो हमारे यहाँ है, वो सबसे पहले पुल को कौन छुएगा दौड़ के, उसको ही ऐसे शासन व्यवस्था होता है। मतलब कि सबसे अधिक अगर 100 वोट है और 100 वोट में से सबसे अधिक जिसको मिल जाएगा वही विजयी
हो जाएगा। तो 100 लोगों में अगर 10 लोग उठ गए चुनाव में और 200 को 10-10 वोट मिल गया तो मामला तो बराबरी पा जाएगा। सॉरी 10 लोग हैं, सबको 10-10 वोट मिल गया। ठीक, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। लेकिन आप सपोज करिए कि एक आदमी नहीं है और सबको 9 आदमी है, सबको 11-11 वोट मिल रहा है, यानी कि 99 हो गया। और एक को लास्ट में एक अधिक मिल जा रहा है 12, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो ये तो जीत तो गया 12 वोट लेके, लेकिन इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े हैं तब देखेंगे कि 88 नहीं 88 लोग नहीं चाह रहे थे कि ये विधायक बने, सांसद बने, लेकिन 12 लोग केवल चाह रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे पहले दौड़ के पुल को पार करे, पुल को छू लेगा, खंबे को छू लेगा, वही विजेता हो जाता है। ये ऐसी पद्धति का है भारत और ब्रिटेन में है, अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है कि अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक कहलाती है और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती वह गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार कौन कहलाएगा? लोकतांत्रिक सरकार कौन कहलाएगा? जिसमें लोगों की भागीदारी होगी। और गैर लोकतांत्रिक कौन कहलाएगा? जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि कहाँ पहुंचे क्या समझे। इसमें एक है कि अब्दुल जब शाम अपने बैठका पर दादा के पास गया तो वह देखा कि बहुत से लोग बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। करीम के पापा बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में मेरा वोट किसी दूसरे व्यक्ति ने दे दिया था। रमेश भैया बोल रहे थे कि मैंने तो 2 वोट दिए थे। एवं गणेश के चाचा कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। इन बातों को सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग क्यों वोट देते हैं और वोट देने के क्या फायदे हैं। लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकारों के संबंध में जानकारियां प्राप्त की। आइए अब हम लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा जानें। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगा? लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इन चुनाव में देश के वयस्क लोग अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन का संचालन करते हैं। अतएव हम सरल शब्दों में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यही लोकतंत्र है, इसको नोट कर लेना है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आगे देखिए, वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होते हैं। इस बात को हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन फेमस है, उसको देखिए, परिभाषा समझते हैं। उनके अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। यह परिभाषा बहुत ही सरल ढंग से लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था में अंतर कर देती है। हमने यहाँ देखा कि जहाँ पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने, ये चीज़ें जो हम दिए हैं उसको नोट करके याद कर लेना है। मुशर्रफ ने सरकार एवं म्यांमार के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया। इस तरह के शासन व्यवस्था वाले देशों में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश का शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही।
यही बात नेपाल के राजशाही शासन पर भी लागू होती थी। इसके पहले हमने देखा कि नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी। वहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। हम समझ सकते हैं कि इन देशों की शासन को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासक के फैसले में लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, देखिए यहाँ पे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। क्या? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष। इसको नोट कर लेना है आपको, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी स्वयं करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि अगर कोई कानून बनाना हो, लोगों को लगे कि कानून बनाना है, तो उसके लिए लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार से कहते हैं कि इस बात पे कानून बनाइए। जैसे भारत में आपको याद होगा 2012 में जो दिल्ली में निर्भया रेप कांड हुआ था, उसमें लोग मांग कर रहे थे कि इस पे कानून बनाना चाहिए। अगर वो व्यवस्था, उसमें टाइम लगा था, सरकार को ऐसे बना दी थी तुरंत। अगर स्विट्जरलैंड होता तो लोग वहाँ बैठते, आवाज उठाते और तुरंत कानून बन जाता है। क्योंकि वहाँ पे और एक और चीज माध्यम है कि कुछ कानून बनते हैं और लोगों से पूछा जाता है कि क्या ये सही है कि गलत है। ये कुछ कैंटों में है ऐसा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में और किसी दिन चर्चा किया जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लेकर। आगे देखते हैं कि कहाँ पहुंचे, क्या समझे। तो रमेश ने स्कूल से घर आकर अपने पिताजी से बोला कि कल मेरा स्कूल बंद है, क्योंकि कल मेरे स्कूल में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि आ रहे हैं और वे भाषण देंगे। उनके भाषण सुनने के लिए काफ़ी भीड़ रहेगी। आप बताइए कि जब भाषण सुनने के लिए इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो साथ बैठकर शासन के लिए फैसला क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए प्रतिनिधि चुनने की क्यों आवश्यकता पड़ती? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब किसी रैली होती है, भाषण सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं, तो जब इतने लोग बैठ के भाषण सुन सकते हैं, तो वो लोग किसी फैसले को क्यों नहीं ले सकते? प्रतिनिधि क्यों चुनना पड़ता? तो इसका सबसे बढ़िया जवाब है कि इतनी बड़ी जनसंख्या से पूछना आसान नहीं होगा और किसी एक बात पे इतनी बड़ी जनसंख्या को एकमत करा पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए प्रतिनिधि चुनना आवश्यक है। चलिए देखिए आगे, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। अगर आप मेरे इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप पूछिएगा और मैं संतुष्ट करने जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको जवाब देंगे। लोकतंत्र की विशेषता, तो अब तक हमने लोकतंत्र के एक सामान्य अर्थ के संदर्भ में सही जानकारी पाई कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र की इस परिभाषा को समझने के बाद हम कुछ प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, जैसे शासक कौन है, शासकों का चुनाव कैसे होता है, शासकों के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, किस तरह की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। आइए इन सब प्रश्नों को उत्तर लोकतंत्र की विशेषताओं के माध्यम से जानने का प्रयास करें। हम सभी लोग देखते हैं कि चुनाव के दिन हमारे परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं वोट डालने जाते हैं, वे लोग अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसला लेते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। यहाँ हमें एक बात समझ लेना आवश्यक है कि लोगों के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अर्थात इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला
लोगों का फैसला होता है। अतः हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है, जो लोकतंत्र की एक विशेषता है। हमारे परिवार के सदस्य अब अपना वोट डालने गए, तब बहुत से लोग अपना अपना वोट डालने से इंतजार में खड़े थे। उनमें कुछ लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार वोट डाले, जबकि अन्य लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट डालने पर मजबूर किया गया। जहां कहीं भी इस तरह के वोट डालने की व्यवस्थाएं होती हैं, वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र में बिना किसी डर, भय एवं प्रलोभन के अपने इच्छा अनुसार वोट डाले जाते हैं। अतः हम लोकतंत्र के एक विशेषता में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं। ये डर, भय और प्रलोभन की जो है, ये चीजें भारत में आज भी देखी जा रही थी। वो बंगाल में था। इस बार जो चुनाव आयोग था उसने व्यवस्थाएं किया था, केंद्रीय बलों को उतारा था, जिससे कि लोग निफिक्र होकर बिना डरे जाके अपना वोट दे पाए। लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि लोग बिना डरे अपना वोट दें। लोग डर के वोट देते हैं तो लोकतंत्र सही नहीं है। कोई लोगों को मार के भगा दिया जाता है। अगर आप दूसरे को वोट दे रहे हैं तो उनके हाथ, पिछले 2021 में इतनी हिंसा हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसका वीडियो देखा जा सकता है। इतनी हिंसा हुआ था कि पूछ नहीं सकते हैं। आप वोट किसी को भी दे सकते हैं, उसके मत के विरुद्ध हो सकते हैं, और किसी के प्रति हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा सबसे बेकार है। और पहली बार था ये पश्चिम बंगाल में बिना किसी की हत्या हुए इस बार वोट संपन्न हो गया। नहीं तो पिछले कभी भी चुनाव जब होते थे उसमें कई लोगों की हत्याएं हो जाती थी। कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा यही है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो। ये लोग कह सकते हैं, हार गए कुछ लोग, कि वो सही नहीं हुआ, लेकिन उनसे ये भी कहना चाहिए कि आज तक इतने हत्याएं जो होती थी क्यों होती थी, और अगर कोई चुनाव के बाद उतना हिंसा क्यों हुआ। चलिए, ये बात की बात है, इस पर बाद में चर्चा होगा। आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से जुड़ा हुआ है। अब इस बात को लगभग पूरी दुनिया मान चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां व्यक्ति को मतदान के समय समान अधिकार से वंचित किया गया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। 2015 में यह लागू कर दिया गया, लेकिन वो भी सीमित है। वहाँ पे सऊदी अरब में तो कार भी और ड्राइव भी नहीं कर सकती थी महिलाएं, लेकिन अब थोड़ा बहुत उनको अधिकार मिलने लगा है। तथा फिजी के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। अब देखिए, जो फिजी के नागरिक हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका वोट का मूल्य अधिक है, जबकि भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं उनका मूल्य कम है। मतलब ये जो भेदभाव है, ये लोकतंत्र को कब से कमजोर करता है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें यह समझना है कि जहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां लोकतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर सभी लोग वोट नहीं देते, यानी कि वहां लोकतंत्र नहीं है। अतः लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी वयस्क लोगों के समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों के वोट का महत्व बराबर हो। हाँ, लेकिन वोट देने का अधिकार भारत के नागरिकों का हो, मैंने उस देश के नागरिकों का हो, बाहर के नागरिकों का नहीं है। कि बाहर के कोई नागरिक आए उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। जो देश के लोकतंत्र के देश के हैं उसी देश के लोग वोट दे सकते हैं। यह भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है, न कि किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार। संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून बनाते हैं तो क्या न्यायपालिका ऐसे कानून समाप्त कर सकती है? लोकतंत्र में लोगों की बुनियादी अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को सोचने की, अपने विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन्हीं सब अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जिनके आदेशों का पालन हम सब
लोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित तौर तरीकों के आधार पर करती है। सरकार कोई भी फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेती है। सरकारी सेवकों की जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय की जाती है और वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की एक विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है, लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर ही काम करती है। यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो वो कानून के माध्यम से ही शासन करेगी, कानून से हट के कोई शासन नहीं करेगी। चलिए, हम देख रहे हैं कि वर्ष 2005 में बिहार के लिए चुनाव हुए, जिसमें वयस्क लोगों ने अपना वोट दिए। उसी वोट से विधानसभा के लिए जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए। जब उसके बाद हमने देखा कि श्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी, अब तो सम्राट चौधरी बन गए हैं। हम लोग जानते हैं कि सरकार उसी की बनती है जिसके विधानसभा में आधे से अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होता है। आप बताइए, बिहार में विधानसभा में कितने लोग चुन कर जाते हैं, कितने हैं सीटें? अर्थात बहुमत प्राप्त होता है, मतलब यह हुआ कि शासन उसी की होती है जिसको उस विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। इस संबंध में विस्तार से अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे। अतः लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। ये भी लिख लीजिए, लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है, ठीक है ना। जिसको बहुमत प्राप्त हो दल को, अब बहुमत कितना, 50% प्लस 1, यानी कि 243 है। 243 है तो कितना चाहिए, तो 100 और 122 सीटें आपको चाहिए, आप सरकार बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तब लोग विभिन्न तरह के झंडे एवं बैनर लेकर चुनाव प्रचार करते हैं। ये विभिन्न तरह के झंडे विभिन्न दलों के होते हैं, जैसे पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी का, तीर छाप जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार का आदि। ये सभी दल मतदाता को अपनी ओर लामबंद करने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों एवं भाषणों के माध्यम से अपनी नीतियां लोगों के सामने रखते हैं। देश के लोग उनके भाषण एवं विचारों को सुनकर अपनी इच्छा अनुसार मतदान करते हैं। उस समय मतदाता के समक्ष विभिन्न दलों का विकल्प होता है। जहाँ कहीं भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता। इस अध्याय के शुरू में हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा की बात की थी और बताया था कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर अनेक उदाहरणों द्वारा लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को समझा जा सकता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं। पहली विशेषता क्या है कि लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही सारे फैसले लेते हैं। दूसरा है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होता है। कुछ छिटपुट घटनाएं होती हैं, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन लोकतंत्र का पहला नियम ये कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो। दूसरा है कि चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर तरीकों एवं नियमों के अंदर ही कार्य करती है, यानी संविधान के अनुसार कार्य करेगी, संविधान के बाहर के काम नहीं करेगी। और सरकार लोगों के अधिकारों की सुरक्षा रखती है। चौथा है कि चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है, जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध होते हैं। कई लोग उठते हैं तो उसमें आप बदल सकते हैं। और जब बिहार में चुनाव हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, तो चुनाव के समय विभिन्न झंडे एवं पताकों से लदी गाड़ियां विभिन्न तरह के गाने बजाते हुए गांव मोहल्लों में घूमती रहती हैं। यह देखकर सुनकर मन खुश हो जाता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि विभिन्न पार्टियों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ने से लोगों को क्या फायदे मिलते हैं। तो लोगों को क्या फायदे मिलते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में।
लोगों को ये फायदे मिलते हैं कि वो चुनने के विकल्प हो जाते हैं। अगर विकल्प अधिक रहेंगे तो बेहतर लोगों को लोग चुन सकते हैं। चलिए, अब है अगला टॉपिक कि लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र ही क्यों, तो हम लोगों ने प्रथम अध्याय एवं इस अध्याय में जाना कि शासन के अनेक रूप हैं, जैसे सैनिक शासन, तानाशाही शासन, राजशाही शासन, कम्युनिस्ट शासन एवं लोकतांत्रिक शासन आदि। लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इन सभी शासनों में लोकतांत्रिक शासन को अन्य सभी शासनों से अच्छा शासन माना गया है। आज दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छा शासन क्यों है। हमने इस प्रश्न को समझने के लिए लोकतंत्र के गुण एवं दोष अर्थात इसके पक्ष एवं विपक्ष में उत्पन्न तर्कों को समझना होगा। कहाँ पहुँचे, क्या समझे, तो हम लोग दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं एवं रेडियो के माध्यम से सुनते हैं कि संसद में एवं राज्यों में विधानमंडलों में किसी भी मुद्दे पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस होती है। आखिर बहस क्यों होती है, इससे क्या लाभ होता है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क क्या है। लोकतंत्र के विपक्ष में भी कुछ लोग तर्क देते हैं, तो क्या है उसका। तो हम लोग जब लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन की चर्चा करते हैं तब लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क सामने आते हैं। लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अनपढ़ एवं गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इससे अनेक वोट को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल चलता रहता है। इसमें नैतिकता का कोई जगह नहीं रह जाती और इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के साथ देश की काफ़ी क्षति पहुंचती है। देखिए, हम लोग तैयारी फॉर जब आप तैयारी कर रहे हैं या अब 9th-10th के लिए पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के लिए, तो एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पॉलिटी में एक है अर्जुन सिंह, जो प्रयागराज में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तब भी लिए थे। और उनकी अर्जुन सिंह की जो किताब है राज व्यवस्था करके, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका फोटो हम लगा देंगे यहाँ पे या अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप उसको भी देखेंगे तो तैयारी फॉर बीपीएससी का ये निकालना आसान हो जाएगा। और वो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्जुन सिंह की किताब, और उसको तो कई बार पढ़ लेना चाहिए, काफ़ी अच्छी है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लोकतंत्र में फैसला लेने की प्रक्रिया कठिन होती है। फैसला लेने के पहले काफ़ी वाद विवाद, बहस एवं चर्चा होती है, जिससे किसी भी निर्णय पर पहुंचने में दिक्कत होता है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा दिक्कत है कि पहले वाद विवाद होगा, चर्चाएं होंगी, यही इसकी खूबसूरती भी है और इससे निर्णय लेने में काफ़ी देरी होती है। लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि यह काफ़ी खर्चीला शासन है क्योंकि हमेशा 5 साल पे चुनाव कराने पड़ते हैं। भारत में तो हर साल होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक देश और एक ही बार पूरे देश में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। और ये पहले होता भी था, 1967 से पहले चुनाव होते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको आगे पीछे कर दिया क्योंकि चाहती थी कि जो लोकल मुद्दे हैं उससे केंद्र सरकार के चुनाव में कोई फर्क न पड़े और उनकी सत्ता बनी रहे। देखिए आगे, लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि वे काफ़ी खर्चीले शासन है क्योंकि इसमें होने वाले चुनाव में काफ़ी खर्च आता है। एक अन्य आरोप यह भी है कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाता है। लोगों की भावनाओं का भड़काकर उनकी सहानुभूति बटोर कर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। ये तो सबसे आम है कि भ्रष्ट नेताओं के हाथ के खिलौना बन जाती है जनता और उनके भावनाओं को भड़काकर सहानुभूति लेकर वोट पा लेते हैं। लोग रोने लगते हैं चुनाव में, रो के भी चुनाव जीत जाते हैं। लोगों में विवाद करा के, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा करा के लोग चुनाव जीत जाते हैं। देखिए आगे, यहाँ हमारे सामने लोकतंत्र के खिलाफ अनेक तर्क आए हैं
हम यह भी समझ सकते हैं कि अभी तक लोकतंत्र ने समस्याओं को समाप्त करने संबंधी कोई तौर तरीका विकसित नहीं कर पाया है। लोकतंत्र ने न तो आशंका को समाप्त कर पाया है और न ही गरीबी मिटाई है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है, फैसला लेने में देरी के साथ साथ गलतियां भी होती हैं, लेकिन सभी फैसले गलत नहीं होते। अतएव इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है। फिर भी हमारे सामने जितना भी शासन है उन सभी में लोकतंत्र ही बेहतर शासन प्रतीत है। देखिए, पूरी तरीके से लोकतंत्र बहुत बढ़िया शासन व्यवस्था ये नहीं है ऐसा, लेकिन बाकी जितने शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें ये बेहतर है। ठीक है, आगे देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क इस प्रकार दिए जाते हैं। इस चर्चा में हम लोग मुख्य रूप से दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम यह कि लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर क्यों है। हम जब कह रहे हैं कि अन्य शासनों से बेहतर है तो पहला क्यों है, और दूसरा यह कि लोकतंत्र में कौन कौन से गुण हैं। अब गुण भी तो जानना जरूरी है। इन सवालों का हल एक एक उदाहरण से करेंगे। चीन में 1958 से 61 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा, और ये देखिए यही अकाल जो है अभी आया था चीन से हमारे यहाँ कोरोना कोविड महामारी। तो एक प्रचलित चीज है कि चीन में लोग कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं। सबसे आम है कि चीन के लोग, अगर बच्चों से भी पूछा जाए तो कहते हैं कि चीन के लोग कुछ भी खा जाएंगे, वो कोई भी कीड़ा खा जाते हैं। तो चीन के लोग कीड़े मकोड़े क्यों खाने लगे, क्या पहले भी खाते थे? इसका जवाब है नहीं, वो लोग पहले नहीं खाते थे, लेकिन 1958 और 61 में वहाँ इतना भयंकर अकाल पड़ा कि वहाँ के जो शासक थे माओ, उन्होंने जनता को छूट दे दिया कि जो जीवन जीने के लिए जो भी कुछ भी मिल रहा है आप उसको खा जाइए। तब से लोग वो 1961 से जो परंपरा चली वहाँ, तब से लोग वहाँ कुछ भी खाना स्टार्ट कर दिए। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था, और यह अकाल भी पड़ा था माओ के कारण, क्योंकि 58-61 से पहले वो क्या किए थे कि जितना जमीन था जहाँ पे खेती होता था सबको एकीकरण के माध्यम से एक कर दिए थे कि अब सरकार ही उस पर शासन करेगी, जनता खेती नहीं करेगी, उस पर सरकार खेती करेगी। तो पहले 2 साल तो खूब बढ़िया उत्पादन हुआ, लेकिन बीच में ये था कि कोई उनको कह दिया कि जो चिड़िया होती है वो क्या करती है कि पूरा अनाज खा जाती है। तो उनको लगा माओ को, करे ये 2-4-10 कुंटल अनाज खा जा रही है चिड़िया को ही क्यों न मार दिया जाए। तो उन्होंने एक आदेश निकाला कि जितनी चिड़ियाएं होती हैं छोटी छोटी उनको मार दिया जाए, जो उनका पैर लेके आएगा उनको इनाम दिया जाएगा। वहाँ की जनता भयंकर चिड़िया को मारा, सारे चिड़िया खत्म हो गए। लेकिन चिड़िया केवल अनाज नहीं खाती है, बल्कि जो कीड़े होते हैं उनको भी खाती है अनाज के साथ साथ। इनको लगा कि केवल अनाज खाती है। तो अब जब अगले साल खेती किया गया तो अब कीड़े टूट पड़े फसलों पे, क्योंकि चिड़िया तो थी नहीं जो खाए, उनकी संख्या वृद्धि हो गई, और ऐसा करके भयंकर अकाल वहां पे बढ़ गया। चलिए, तो यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करोड़ों लोग भूख से मरे। ठीक ऐसी इस तरह की भयावह स्थिति वर्ष 2008 के अगस्त सितंबर महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसे प्रलय की थी, जिसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, लाखों लोग तबाह हुए। हमारे सामने 2 तरह के शासन वाले देशों में 2 तरह की स्थिति है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार की प्रलय से जल्द ही निजात पा लिया गया, जबकि चीन में उक्त अकाल से निजात पाने में काफी समय लग गया। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ी त्रासदी नहीं हुई, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती है, वहाँ मजबूत विपक्ष दल होते हैं और सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया होता है। अगर वहाँ पे स्वतंत्र मीडिया होता चीन में, तो जो चिड़िया मारी गई थी वो नहीं मारी जाती, नहीं मारी जाती, क्योंकि विपक्ष हाला करने लगता, जनता विरोध करने लगती कि ऐसा मत करिए। जो
पर्यावरणीय है वो भी विरोध करने लगते कि चिड़ियाओं को न मारा जाए, लेकिन वहां पे कोई सुनने वाला था नहीं, तो एक तरफा फैसला लिया गया और फैसले गलत हो गए। सारे जमीन जितने खेती है आम लोगों का वो राष्ट्रीय स्तर पे एकीकरण नहीं किया जा सकता था, वहां पे कर लिया गया, वहां पे कोई बोलने वाला नहीं था। चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाले विशेषताओं में से एक है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार लोगों की जरूरतों के अनुसार आचरण करती है। इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक देशों में यह देखा जाता है कि सरकार लोगों की जरूरत के अनुसार अपना आचरण कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। यह सब सरकार चलाने वालों पर निर्भर करता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का पहला गुण ही है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए सबसे उत्तम शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्व परिचित होते हैं। वे लोगों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन करते हैं। अतः लोकतंत्र में सरकार लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। देखिए, हम चाहते तो आपको नोट्स बना के भी पढ़ा देते और ये 10-15 मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक आप पूरा एनसीईआरटी कवर नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा, और जब तक दिमाग नहीं खुलेगा तब तक आगे का जो भी पढ़ेंगे आपको याद नहीं हो पाएगा। तो पूरा जानने के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप अगर ये केवल वीडियो देख लेते हैं और 1 या 2 बार तेज करके 1 या 2 पे, अगर हम धीरे पढ़ा रहे हैं 1 या 2 पे करके आप सुन ले रहे हैं तो वो काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे जो भी आ रहा है उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको हम बताएं। तो ज़रूरी है आपके लिए, जो भी आपके साथी हैं उनको इसको पढ़वाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए कि उनको भी फायदा हो। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आदि। यह अधिकार मानवाधिकार भी कहलाता है। मानवाधिकार की चर्चा अध्याय 6 में की गई है। इन अधिकारों का उपयोग कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस तरह के अधिकार केवल लोकतंत्र में ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र में ही सभी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकते हैं, समान रूप से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की गरिमा, सम्मान को बढ़ावा मिलता है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है। इस संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका निरंतर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर नजर रखे रहती है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है। यदि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसलों में सुधार का विकल्प रहता है। यदि सरकार अपने गलत फैसलों को नहीं बदलती तो लोग सरकार को ही बदल सकते हैं। इसका उदाहरण यह है कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू की थी, जो लोगों के विचार में गलत फैसला था। इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 ईस्वी में चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं दिया और श्रीमती गांधी को सत्ता से हटना पड़ा। इस तरह की व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक सरकारों में संभव नहीं है। तो लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। चुनाव के दौरान या आम दिनों में नेताओं का भाषण होते रहता है। इस तरह के भाषणों में नेतागण सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लोगों को बताते हैं, जिससे लोग आसानी से समझ लेते हैं सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम लोगों के हित में होते हैं या नहीं। यदि सरकार का फैसला लोगों के हित में नहीं होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों को समय समय पर राजनीतिक प्रशिक्षण होते हैं। अब हमें यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लोकतंत्र न ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और न ही उन सभी चीज़ों को उपलब्ध कर सकता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र उन सभी दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं, और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराता है। इससे लोकतंत्र में लोगों की गरिमा एवं इच्छाओं के सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से
ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। इससे अपनी इच्छा अनुसार काम करने और गलती सुधारने की संभावना रहती है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। इन्हीं सब चर्चाओं के आधार पर समझा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है, अपितु लोकतंत्र राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्थाओं का भी एक प्रकार है। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ क्या है? देखिए, लोकतंत्र के व्यापक अर्थ, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के बुनियादी बातों की चर्चा की। हमने यह भी देखा कि एक शासन के रूप में लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर है। कुछ लोकतांत्रिक देशों को छोड़कर सभी लोकतांत्रिक देशों में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी लोग शासन संचालन में भाग नहीं लेते, केवल प्रतिनिधि ही शासन संचालन में भाग लेते हैं। यानी कि हमारे देश में यह है कि 10 लाख लोगों पे, ऐसे तो 20 लाख हो गया है जनसंख्या, इसलिए एक संविधान संशोधन भी किया जा रहा था कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जा सके। तो ये मोटा मोटी जो संविधान बना था तो 10 लाख, तो उस समय जनसंख्या भी बहुत कम था, तो 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि होते हैं जो जाके फैसला लेते हैं। तो प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपना शासन चलाते हैं। देखिए, तो ज्यादातर देशों में प्रतिनिधि शासन ही है लोकतांत्रिक में। तो देखिए, अब तक हमने यह समझा कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। अब हमें यह समझना है यह है कि लोकतंत्र तो अनेक देशों में है। इन देशों के लोकतंत्र में सामान्य लोकतंत्र और एक बेहतर लोकतंत्र कौन है? क्या सरकार की परिधि से बाहर भी लोकतंत्र है? इन सवालों को समझने के लिए हमें लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझना होगा। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझने के लिए हम उदाहरणों को भी देख सकते हैं। प्रफुल्ल के बड़ी बहन रीति की शादी तय हो गई है, घर में सभी लोग खुश हैं। रात में घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं। उस बैठक में यह फैसला लेना है कि शादी में कौन कौन सी और कैसी कैसी व्यवस्था करनी है। सभी लोग अपनी अपनी विचार रखने का मौका मिलता है। सभी के विचार सुनने के बाद आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं कि शादी बेहतर ढंग से हो और किसी चीज की कमी नहीं हो। एक दूसरा उदाहरण है कि हम दशहरे की पूजा होने वाली है, गांव में भी दुर्गा पूजा होगी। इसके लिए गांव के सभी लोग बैठकर अपना अपना विचार रख रहे हैं। कोई व्यक्ति पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार रख सकता है, तो कोई व्यक्ति बेहतर पंडाल। दशहरे की पूजा होने वाली है, गांव में भी दुर्गा पूजा होगी। इसके लिए गांव के सभी लोग बैठकर अपने अपना विचार रख रहे हैं। कोई व्यक्ति पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार रख रहे हैं, तो कोई व्यक्ति बेहतर पंडाल निर्माण की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सभी लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं और अंत में फैसला सभी लोगों के विचार के अनुसार होता है। यानी कि मिलजुल के जो भी विचार पूजा पाठ में जो भी है उसको लेते हैं, तो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है। उक्त दोनों उदाहरणों में लोकतंत्र के फैसले बुनियादी तौर तरीकों को उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच संगठन, गांव एवं परिवार तक है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी हो सकता है। देखिए, कभी कभी लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के लिए नहीं करके एक आदर्श के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको पाने के लिए सभी देश प्रयासरत हैं। एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र तभी आएगा जब देश की कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएगा, सभी को वोट का समान अधिकार मिलेगा, सभी को समान रूप से सूचनाएं उपलब्ध होंगी, बुनियादी शिक्षा सभी को समान रूप से मिलेगा। अगर हम इस आदर्श पर लोकतंत्र को परखेंगे तो लोगों की दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। लोकतंत्र में इन्हीं बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है जो लोकतंत्र का आदर्श है। जहां निष्ठा से इन बुनियादी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है, वहां अच्छे लोकतंत्र है। अतः हम समझ सकते हैं कि काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र में क्या अंतर है। इस चर्चा को समेटते हुए कहा जा सकता है कि अपने व्यापक अर्थ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन एक नैतिक धारणा तथा सामाजिक परिस्थितियां भी हैं। लोकतंत्र एक सामान्य मनुष्य में निष्ठा पैदा करती है। यह जीवन जीने का एक ढंग से रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि लोकतंत्र एक जीवन जीने का ढंग है। इसके साथ ही आपका दूसरा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और उम्मीद है कि आप
इसको पूरा देखेंगे और साथ ही जब अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने व्हाट्सएप में भी लगाइएगा स्टेटस पे, जिससे कि दूसरे लोग को पास भी पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों से भी करवाइए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ाता रहे। धन्यवाद। आगे जल्दी तीसरा वीडियो भी आएगा।